गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। इससे पहले अपन ने बात की थी जनसंख्या वितरण और घनत्व के संदर्भ में, और अभी अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। तो यहाँ अगर जनसंख्या वृद्धि की अगर अपन बात करें तो निश्चित कोई भौगोलिक क्षेत्र हो और निश्चित समय के अंतर्गत उस भूभाग के अंतर्गत जनसंख्या में होने वाले बदलाव या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या 5000 निवास कर रही है और आने वाले समय के अंतर्गत इस जनसंख्या में परिवर्तन की स्थिति बन जाएगी। मान लीजिए वो जनसंख्या परिवर्तन की स्थिति 5500 हो जाए या फिर 4000 हो जाए, तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। निश्चित भूभाग है, निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत ये स्थिति सामने आ रही है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थिति के अंतर्गत हो रही है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत या संख्या दोनों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक प्लस में, जहाँ जितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसे आने वाले समय में ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, दोनों में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति हो सकती है। लेकिन जबकि अनुकूल संख्या के रूप में हमेशा जनसंख्या मापी जाती है। हम लोग पहले कितनी संख्या थी, जैसे कि 5000 थी, बाद में आने वाले समय के अंदर उसकी जनसंख्या के अंदर कितना परिवर्तन की स्थिति बनी है, संख्या के रूप में मापा जाता है। यहाँ अगर बात करें जनसंख्या की कुल वृद्धि ज्ञात करना, जनसंख्या की कुल वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र बात करें तो निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत जनगणना वर्ष की कुल जनसंख्या। निरपेक्ष वृद्धि की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए 2001 के अंतर्गत जनसंख्या कितनी थी, जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें, ठीक है, और वर्तमान 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो इन दोनों का अंतराल है वो आ जाएगा लगभग 18.3, ये निरपेक्ष वृद्धि हो जाएगी। तो निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत जनगणना वर्ष की कुल जनसंख्या, विगत मतलब 2001 और इंटू 100 बचेगा, तो 18.3 बटा 102.7 करोड़ इंटू 100, और ये इसका आंसर हो जाएगा 17.81%। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2011 से एक के मध्य लगभग 10 वर्ष का अंतराल हो रहा है, तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है, तो 10 वर्ष का औसत जो वृद्धि दर आ रही है वो 17.81 आ रही है। क्या मतलब है, दशक की जो वृद्धि दर है वो 17.81% आ रही है। लेकिन अगर अपन प्रति वर्ष निकालना चाहते हैं इसमें, तो इसमें 10 वर्षों का भाग दे देंगे, 17.81 में 10 वर्ष का भाग देंगे, तो प्रति वर्ष की जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, 1.781%। ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात हो जाती है। इसी संदर्भ में अगर अपन बात करें, निरंतर विश्व की जनसंख्या में हमेशा प्लस की स्थिति बनी है, धनात्मक के वृद्धि की स्थिति बनी है, तो अपन ने पहले भी बात की कि जनसंख्या का वितरण या घनत्व क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है जहां विशेष मानव के लिए अनुकूल जलवायु की स्थिति बन रही है, मानव के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो रही है, मानव के विकास की स्थिति वहां पर कुछ पाई जाती है, सरकार के द्वारा भी उन लोगों को वहां पर विशेष प्रोत्साहन या विशेष सहयोग दिया जाता है, सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो कहने को है कि अगर अपन 1000 से पूर्व की बात करें तो लगभग इस विश्व में जनसंख्या 30 करोड़ थी, 1850 में 100 करोड़ हो गए, 1850 और 1930 के मध्य के अधिकार बात करें तो इसमें लगभग डबल हो रही है, 200 करोड़, और 1999 के अंतर्गत 600, और 2010 के अंदर 710 करोड़ तक पहुंच गई है। 2015 की अगर हम बात करें 720 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है, वर्तमान में इससे भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि निरंतर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो प्लस के रूप में हुई है, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो विशेष जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में परिभाषा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और इसे जनसंख्या वृद्धि को
या तो प्रतिशत के रूप में या फिर संख्या के रूप में मापा जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। अगले पर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कौन से काल के अंदर जनसंख्या की वृद्धि किस रूप में हुई है, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। कहने का मतलब यह है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में जब मानव का उद्भव हुआ उस समय से लेकर के वर्तमान तक इससे मानव की संख्या के अंदर वृद्धि होती हुई है। निरंतर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम बात करें ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति हुई है, जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि के परिवर्तन को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो एक तो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा इसमें प्राचीन काल, और तीसरा हो जाएगा इसमें मध्यकाल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इस काल की शुरुआत भोजन संग्रहण व आखेट से मानी जाती है, जो पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर होता था। मानव पूर्ण रूप से इस समय समुद्रों से दूर ही रहा है। तो इस काल की अगर शुरुआत की बात करें तो मानव अपनी शुरुआत भोजन संग्रहण और आखेट के रूप में किया था। पूर्ण रूप से मानव जंगलों के अंदर ही रहता था, और जिस प्रकार से वर्तमान अपन देखते हैं जंगली जानवरों के, उस रूप के अंदर मानव इस प्रकृति पर निवास कर रहा था और पूर्ण रूप से प्रकृति का दास था, प्रकृति के नियम में रहकर के अपना जीवन यापन कर रहा था। अगले पर बात करेंगे इसमें प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल की अगर अपन बात करें तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व
मानव कृषि व पशुपालन करने लगा। तो यहाँ तो मानव पूर्ण रूप से भोजन संग्रहण और आखेट का काम करता था, लेकिन जिस समय गुजरा और मानव की बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने अपने आसपास की भूमि को कृषि के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया और कुछ जंगली जानवरों को पालतू पशु के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि पशुपालन का कार्य भी शुरू कर दिया था। मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। इस काल में यूनान, मिस्र, रोम, सिंधु, सरस्वती आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग 30 करोड़ थी। तो अगर अपन 6000 वर्ष पूर्व की अगर अपन बात करें, जो प्राचीन काल की स्थिति मानी जाती है, इस समय मानव खेती का काम और पशुपालन का काम शुरू कर दिया। इसी के साथ ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव अपने आवास का निर्माण करना शुरू कर दिया और मानव एक समूह के रूप में रहने की शुरुआत इस काल के अंदर कर दी। तभी नदी घाटियों के आसपास में कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ। यूनान, मिस्र, रोम, सिंध, सरस्वती, इन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के आसपास में हुआ और लगभग इस समय के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास थी। अभी अपन बात करेंगे इसमें मध्यकाल की। इसमें 4 खंडों के अंतर्गत बांटा गया है। एक हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल तो मध्यकाल की अगर अपन बात करें तो मध्यकाल लगभग 700 ईसा पूर्व से 1650 ईस्वी के काल को मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल कहा जाता है। तो इस स्थिति की अगर अपन बात करें विशेष मध्यकाल की, तो इस काल में बाढ़, अकाल व युद्धों की स्थिति ज्यादा बनी थी, जिसके कारण से जनसंख्या में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। तो कहना मध्यकाल की अगर अपन बात करें, मध्यकाल के अंतर्गत बाढ़ की स्थिति बनी, जो भी मानव अपने कृषि कार्य कर रहा था, फसलों की जो बुआई की वो बर्बाद हो चुकी थी और आने वाले सालों में लगातार की स्थिति भी बनी। खाद्यान्न की जो उत्पादन की जो स्थिति वो नहीं के बराबर हुई और युद्धों की स्थिति भी बनी थी। इसके कारण से, इन तीनों के कारण से इसे मध्यकाल के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी थी। अगले पर बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल की अगर अपन बात करें तो लगभग 1650 ईस्वी से लेकर के
तो लगभग 1750 में 72 करोड़ जनसंख्या थी। 1850 में लगभग 133 करोड़ हो गई और 1950 में 251। 2000 की अगर अपन बात करें तो ये 610 करोड़ जनसंख्या हो गई और 2013 की अगर अपन बात करें तो 714 करोड़ जनसंख्या हो। तो निरंतर इनके अंदर भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो केवल आधुनिक काल जो 1650 से लेकर के वर्तमान का जो काल है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। 1750 से लेकर के 2013 की अगर अपन बात करें तो निरंतर इनके अंदर की जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। तो ये अपने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है शुरू से लेकर के वर्तमान तक उसे 4 काल खंडों के अंतर्गत बांटा गया है। प्रगति काल जिसमें मानव मुख से भोजन संग्रह और आखेट का काम करता था। प्राचीन काल की अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल के अंतर्गत मानव कृषि और पशुपालन का कार्य शुरू किया था। और मध्यकाल की अगर अपन बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत लगभग तीव्र गति से मानव आगे बढ़ना शुरू हो गया था और आधुनिक जो लगभग 1650 के बाद की जो स्थिति है उनके अंदर निरंतर जनसंख्या वृद्धि की स्थिति बनी है। अगले पर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण पहले अगर अपन बात करें मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के कारण शिक्षा ये उपलब्ध होने के कारण धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनी और मृत्यु दर के अंतर्गत कमी तो जनसंख्या के अंतर्गत में बढ़ती हुई। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण तेजी से मृत्यु दर में गिरावट आई। इसी कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे कि मान लीजिए अगर अपन प्रारंभिक काल की बात करें तो लगभग 100 लोगों पे 47 लोगों की लगभग मृत्यु हो जाती थी। जनसंख्या वृद्धि नहीं के बराबर थी। धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण इनके अंदर कमी आई। ये फिर धीरे धीरे घटकर के लगभग 30 के आसपास में हो गई। फिर आने वाले समय के अंदर 15 के आसपास में होगी। निरंतर मृत्यु दर के अंदर कमी आई जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के अंतर्गत और तीव्र गति से वृद्धि की स्थिति बन गई थी। तो पहला कारण है मृत्यु दर के अंतर्गत कमी आना। जितने लोगों की मृत्यु हो रही थी उनको विशेष स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा के उनकी मौत होने से रोका गया जिसके कारण से जनसंख्या की वृद्धि क्योंकि जन्म दर यथावत थी उच्च जन्म दर थी। तो पहला कारण था मृत्यु दर में गिरावट। दूसरी अपन बात करेंगे खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति उन्नत खाद बीज के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
जिससे खाद्यान्नों की निश्चित व नियमित आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई। तो कहने वाला है कि जनसंख्या का जैसे ही वृद्धि होती तो खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में वो कुपोषण का शिकार हो जाते और संख्या और भी घट जाती थी, मृत्यु दर वापिस से बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे ही उन्नत खाद और बीज का उपयोग बढ़ा, कृषि कार्य की उन्नति हुई तो खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ा और जब खाने के लिए भोजन पर्याप्त रूप से मिलना शुरू हो गया तो कुपोषण के कारण से जो मरने वाले लोगों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे घटती गई। तो केवल खाद्य आपूर्ति के कारण भी जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हुई है। अगली अपन बात करेंगे इसमें औद्योगिक विकास की। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो खनन से संबंधित कार्य शुरू हुआ, उद्योगों द्वारा उत्पादन, व्यापार, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होना शुरू हो गया, रोजगार उपलब्ध हो रहा था। मिलने के कारण तथा इसी के साथ ही आदि जैसे कि व्यापार की अगर अपन बात करें तो इन क्षेत्रों में बहुमुखी विकास की स्थिति बनी, बहुमुखी विकास हुआ। इससे लोगों को रोजगार भी मिला और साथ ही लोगों के जीवन के स्तर में भी सुधार आया, स्तर में सुधार आया, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की स्थिति बनी। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंतर्गत खनन कार्य शुरू हुआ है और खनन कार्य के अंतर्गत वहां पर कोई बड़ा उद्योग लग गया है तो लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, व्यापार की स्थिति भी बन रही है, कोई भी माल को लाया जा रहा है, कच्चा माल है उद्योगों तक और उससे बना हुआ माल है वो बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है, तो व्यापार की स्थिति भी बन रही है। इसी के साथ साथ उस क्षेत्र का बहुमुखी विकास के कारण से उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर के अंतर्गत भी सुधार आया, परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिक विकास की रही है। उद्योगों की संख्या बढ़ी, खनन कार्य बढ़ा, लोगों को वहां पर रोजगार मिला, उनके जीवन स्तर में सुधार की स्थिति बनी, जिसके कारण उस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगले अपन बात करेंगे, अगला कार्य वैज्ञानिक की प्रगति। वैज्ञानिक की प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति की अगर अपन बात करें तो नवीन अनुसंधानों वे आविष्कारों ने मानव जीवन को सुगम व सुविधाओं से
परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक प्रगति, नए नए आविष्कार, नवीनतम कोई तकनीकी, कोई मशीनरी उपलब्ध होने का मानव का जीवन और सहज हो गया है। मानव अपना जीवन और आसानी से जी रहा है। जैसे कि कृषि कार्य की अगर अपन बात करें तो पहले कृषि कार्य परंपरागत ढंग से ही करते थे। पशुओं के द्वारा खेत के अंदर हल की जुताई करके उसके अंदर बीज की बुआई करके कृषि कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में मशीनरी के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, तो आसानी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि मानव को अपने जीवन को चलाने के लिए नवीनता में अनुसंधान आविष्कारों के काम से उसको कई प्रकार की सुविधाएं संसाधन उपलब्ध होने का उनका जीवन और भी आसान बन गया है, जिसके कारण भी जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हुई है। और अभी अपन बात करेंगे शांति व सुरक्षा का उपलब्ध होना। पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, वर्तमान में लोकतंत्र की स्थिति है। तो लोकतंत्र में ज्यादा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लोगों की रक्षा ज्यादा की जा रही है, तो उसके कारण से भी जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि की स्थिति बनी है। तो ये विशेष जनसंख्या वृद्धि के मुख्य 5 कारक हो गए। मृत्यु दर में गिरावट है, आगे की आपूर्ति, औद्योगिक विकास होने के कारण, वैज्ञानिक प्रगति, शांति व सुरक्षा उपलब्ध करवाने के कारण से निरंतर जनसंख्या की वृद्धि की स्थिति बनी है। अभी अपन बात करेंगे जनसंख्या समस्या व समाधान की। जनसंख्या समस्या व समाधान। तो जनसंख्या समस्या के समाधान की अगर अपन बात करें, विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं बढ़ रही है। जैसे अगर अपन बात करें बढ़ती जनसंख्या बढ़ती, ये पहली समस्या है, निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रकृति से परे की स्थिति बन रही है। तो प्रकृति अपना नियंत्रण करने के लिए कुछ हथकंडे अपना रही है, जैसे कि कोरोना वायरस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो कहने का मतलब है कि निरंतर जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हो रही कि कहीं ना कहीं समस्या की स्थिति भी बन रही है। तो यहाँ अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर वृद्धि होती रही तो 2040 की अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, से भी ज्यादा हो, से भी अधिक हो जाएगी। तो पहला ये नुकसान हो रहा है कि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और जनसंख्या अधिक के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो भी प्राकृतिक सीमित संसाधनों पे का अधिक उपयोग हो रहा है या जनसंख्या का भार ज्यादा पड़ रहा है, उपयोग हुआ है,
जिससे इन संसाधनों में कमी है। और तरह तरह के मछली जहाँ जितनी मात्रा में उपयोगी जल का भंडार था, नलकूपों के माध्यम से उनका भी काफी दोहन कर लिया गया। जल स्तर है वो डाउन चला गया है, खारे पानी की स्थिति उत्तर वहां पर हो गई है। या अगर हम बात करें जो भी प्राकृतिक रूप से जितनी जनसंख्या उनके ऊपर निर्भर हो सकती है, जितनी जनसंख्या उसका उपभोग कर सकती है, उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण से उन संसाधनों का भी दोहन की स्थिति बन रही है और धीरे धीरे संसाधनों की कमी आ रही है। अगली अपन बात करें अगर विश्व के कुछ विशेष क्षेत्रों में अलग जनसंख्या संकेंद्रित के रूप में पाई जाती है। तो तीसरा कारण हो जाएगा इसमें वितरण से केंद्रित। तो अगर अपन बात करें कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पे निवास कर रही है। कुछ विशेष क्षेत्र के अंदर जनसंख्या केंद्रण की स्थिति ज्यादा बन रही है, वहां पर घनत्व ज्यादा है, तो उसके कारण से भी वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहीं अगर अपन बात करें नंबर 4 प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहां के भौतिक संसाधनों धारण नहीं कर सकते हैं तो उस प्रदेश में भूखमरी, गरीबी, बीमारी वे महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या उतनी बढ़ रही है कि उसका भार भौतिक के संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं। इतना वहां पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है जिसके कारण वहां पर उपलब्ध जो भी संसाधन है वो जनसंख्या की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। तब उस क्षेत्र में भूखमरी, गरीबी या कोई बीमारी या महामारी फैल जाती है जिसके कारण से मृत्यु दरें बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रकार की जनसंख्या के लिए समस्या बनी हुई है। और अगली समस्या एक और है बिना बसे भूभागों में निराशा। बिना बसे भूभागों में निराशा। तो अगर अपन बात करें पृथ्वी का लगभग 70% ऐसा भूभाग है जहां पर लगभग जनसंख्या नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर निवास कर रहे हैं और वहां पर मानव को आने वाले समय के अंतर्गत और सुविधाएं संभावित नहीं मिलने वाली है। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत भी मानव है वो निवास
नहीं कर सकता है तो केवल ऐसा विभाग है जहां से भी मानव को निराशा ही उपलब्ध हो रही है। तो ये भी जनसंख्या से संबंधित समस्या बढ़ रही है। इसमें मानव को भविष्य में आगे बढ़ने या निवास करने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो ये अपने बात की थी समस्या से संबंधित है। अभी अपन बात करेंगे समाधान की। जो भी समस्या थी उनका समाधान किस रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आर्थिक उत्पादन, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, चाहे कृषि कार्य हो चाहे उद्योग हो, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, औद्योगिकरण किया जाए, कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल और बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो उस स्थिति में कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। जो भी औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार, कोयला व पेट्रोल का खनन आदि के उत्पादन पर नियंत्रण करना, जिससे काफी हद तक समाधान की स्थिति हो सकती है, क्योंकि निरंतर संसाधनों की है वो कमी बढ़ती जा रही है। तो इनके ऊपर भी कुछ ऐसा नियंत्रण किया जाए जिससे मानव का विकास भी अवरुद्ध नहीं हो और प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करना, फैलाव व तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, इससे भी काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बेरोजगार नहीं रहेगा जब वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेगा। किसी भी मशीनरी को बनाने से संबंधित, रिपेयरिंग से संबंधित उनका ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है शिक्षा के माध्यम से, तब वो अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकता है, उसे कहीं ना कहीं रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। अगला है कृषि में, कृषि का नवीनीकरण करना। जिस रूप में अपन कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें और बेहतर कृषि कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें और बढ़िया किस्म के बीज खाद का उपयोग और किस प्रकार से जैविक कृषि भी अपन कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं हो, मानव के हेल्थ को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे और कृषि का उत्पादन बढ़े और उससे भूमि का निरंतर अपन कुछ उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कृषि का नवीनीकरण किया जाए जिससे खाद्य की आपूर्ति हो सके। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, जहाँ भीड़ ज्यादा है, जहाँ जनसंख्या संकेंद्रण के रूप में ज्यादा बढ़ जा रही है, तो वहां से जनसंख्या को उस खाली वाले भूभाग के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए। प्रवास के द्वारा उन्हें उस क्षेत्र के अंदर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि ज्यादा जो से केंद्र की स्थिति जो भीड़ वाला जो क्षेत्र है वो उसमें जनसंख्या कम हो सके, वहां पर उत्पन्न होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो सकता है। अगली अगर हम बात करें इसमें परिवार नियोजन अपना करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। परिवार नियोजन, संतति कम संतानें हो, परिवार नियोजन की स्थिति अपनाएं, जिस स्थिति में जनसंख्या की
जो वर्दी की जो स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, का उपयोग जैसे जलवायु के रूप में उपयोग किया जा रहा है सागर का, उसके साथ साथ समुद्र की कली करने से लाल मट्टी का पाई जाती है, तो उसका अगर निकालने की कोई सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो उसे उर्वरक के रूप में काम में लिया जा सकता है, खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की इस सागरीय संसाधनों का उपयोग बढ़ा करके और मानव के लिए जो इन संसाधनों की जो कमी पड़ रही है उसकी पूर्ति सागरों से की जा सकती है, जैसे कि जवारी ऊर्जा बढ़ा करके वहीं तटीय क्षेत्रों के आसपास में खनिज तेल का खनन कार्य करके इन संसाधनों को प्राप्त करके भी काफी हद तक संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। और ये अगर हम बात करें महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ परिवार के सदस्यों को और खुद के पैरों पे खड़े होकर के भी अपना खुद का कल्याण कर सकती है। उसके साथ साथ विशेष परिवार नियोजन के अंदर भी उसकी अहम भागीदारी हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण में भी उसकी विशेष भूमिका हो सकती है, जिसके कारण महिलाओं को भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उसके साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाना चाहिए, रोजगार के साधनों की उपयोगिता बढ़ा देनी चाहिए, जिसके कारण भी रोजगार के संदर्भ में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका भी निवारण किया जा सकता है। तो ये विशेष इस जनसंख्या की समस्या के समाधान के रूप में